अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 हम उसका डिस्कस कर रहे थे। उसका हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उससे लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। ये दोनों टॉपिक आपस में काफी हद तक रिलेट करते हैं। मैंने लास्ट पर इसकी एनिमेशन भी आपके साथ शेयर की थी। इस वीडियो लेक्चर के लास्ट पर आपको एनिमेशन भी मिल जाएगी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की भी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की भी। आज हम इस वीडियो के अंदर इस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के अंदर उसका एक्सपेरिमेंटली उसका किस तरह से डिस्कवर किया गया ये नहीं आपके साथ शेयर किया गया आपकी बुक में, लेकिन मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूंगी। वीडियो को कॉन्सेप्ट को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको उसको आपके साथ उसको शेयर करूंगी। देखिए हमारे पास ये मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने इसके शो करने जा रही हूँ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के। देखिए 1933 न्यूट्रॉन आर डिस्कवर्ड। 1933 में न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया। 1932 कुछ बुक्स में पुरानी बुक में 1932 था, जबकि आपकी इस बुक में 1933 है। तो 1933 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। कैरीज नो चार्ज। ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये विदाउट एनी चार्ज ये पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड है कि मैस इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। इनका मैस जो होता है बिल्कुल मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो होता है इन दोनों से ही कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस और जो है प्रोटॉन से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। जिसने लास्ट वीडियो हमारी नहीं देखी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी दे दूंगी। तो देखिए उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि प्रोटॉन का जो मैस है 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो जो है न्यूट्रॉन का मैस इक्वल टू प्रोटॉन होता है ऑलमोस्ट, और जो इलेक्ट्रॉन का मैस है वो इन दोनों से ही क्या होता है, कम होता है। तो ये उसने आपकी इस बुक में जो आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि 1933 में इसको डिस्कवर किया गया है। यहाँ उसने थोड़ी सी मेन बस डिस्कशन किया है कि 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के। और साथ उसने बताया कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन के अलावा किसी इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके अलावा उसने यहाँ पे आपके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन नहीं की कि न्यूट्रॉन को किस तरह डिस्कवर किया गया, लेकिन मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगी। इट वाज आल्सो दैट नंबर ऑफ दिस पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम। मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हर एटम के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। हर एटम के अंदर हर एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो वेरी करती है। चलिए हम इसकी ना एक्सपेरिमेंटली इसको किस तरह से डिस्कवर किया गया था हम इसको देखते हैं। क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने चैडविक साइंटिस्ट था, जिसने केमिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया। चैडविक ने क्या किया कि एक ब्रिलियम टारगेट लिया। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये ब्रिलियम टारगेट है। इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई अल्फा पार्टिकल्स की, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव सोर्स है। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, उसमें से रेज कुछ एमिट होती है। वो ये चीज नोट करता है कि इसके अंदर से कुछ रेज एमिट होती हैं। जबकि ये उसने दरमियान में एक पैराफिन वैक्स उसके दरमियान में उसके रास्ते में पैराफिन वैक्स को प्लेस किया। देन उसने लास्ट पे एक डिटेक्टर लगाया डिटेक्शन के लिए। तो इसने क्या किया कि इसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो उसने देखा कि कुछ रेज एमिट हो रही हैं। वो उसने मतलब कि अपने माइंड में ये चीज सोची कि जैसे कि ये कोई गैमा रेज है। उसने गैमा रेज इसको माइंड में इसके क्लिक हुआ कि ये गैमा रेज होंगी। देन उसने क्या किया कि पैराफिन वैक्स को उसके रास्ते में रख दिया। जब उसने पैराफिन वैक्स को उसके रास्ते में रखा, वो रेज जाके पैराफिन वैक्स के ऊपर पलटी हैं, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स एमिट होते हैं और लास्ट पे जब डिटेक्टर तक जाते हैं तो पता चलता है कि वो प्रोटॉन उसको यही क्लिक करता है कि जैसे कि ये प्रोटॉन डिटेक्टर है। तो ये प्रोटॉन डिटेक्टर उसको लगा कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटॉन हैं
और वो उधर से जाकर डिटेक्टर पे जाकर जब उसको टकराते हैं तो वो डिटेक्टर शो करता है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आकर टकराए हैं। अब यहाँ पे उसके माइंड में यही बात थी कि शायद प्रोटॉन एमिट हुए हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में उसने जब इस बात पर गौर किया और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली उसको ऑब्जर्व किया, देखा, ऑब्जर्वेशन की, तो उसने कुछ मजीद कुछ जो है रास्ते में और भी कुछ मटेरियल्स को यूज करते हुए भी इसके एक्सपेरिमेंट को देखा। तो उसने देखा कि ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। देन उसने उस टाइम पे इन पार्टिकल्स को नाम दिया कि ये न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब अदरवाइज तो पहले प्रोटॉन ही इसको अंडरस्टैंड कर रहा था, क्योंकि प्रोटॉन का मैथ, जैसे कि आपको पहले बताया, प्रोटॉन का मैथ बिल्कुल न्यूट्रॉन के इक्वल ही होता है। लेकिन जब उसे पता चला कि कुछ ऐसे पार्टिकल एंड अदर पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो देन उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया कि न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था, जो कि आपकी बुक पे इस तरह से कोई भी न्यू बुक में आपके साथ शेयर नहीं किया गया। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके साथ ही छोटी सी डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया। जबकि न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज यही है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसका मैथ इक्वल होता है प्रोटॉन के, और इसके अलावा यही इसकी प्रॉपर्टीज में भी आप लोग राइट कर सकते हैं। अभी आपको कुछ स्क्रीन पर एक वीडियो शो होगी जिसके अंदर वो ये सारे एक्सपेरिमेंटली एनिमेशन के थ्रू इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आपके साथ शेयर करेगा, परफॉर्म आपको करके दिखाएगा कि किस तरह से ब्रिलियम टारगेट पर जो है अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट हुई है, किस तरह से रेज एमिट हुई है, और बाद में किस तरह से उसने पैराफिन वैक्स को प्लेस किया है तो उसमें से किस तरह से पार्टिकल्स एमिट हुए हैं, डिटेक्टर ने किस तरह से इसको डिटेक्ट किया है, और देन उसको किस तरह से न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। सारा आपको इस वीडियो में डिटेल में आपके साथ वो मैं आपको दिखा रहा होगा, आप उसे इजीली अंडरस्टैंड वहां से कर सकते हैं। तो उस वीडियो के थ्रू आपको उम्मीद है कि इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, और इस टॉपिक की जो मैंने आपके साथ डायग्राम शेयर की इसके थ्रू भी आपको समझ आ गई होगी। तो चैडविक वो था जिसने इसे डिस्कवर किया था। चैडविक ने 1933 में इस न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उम्मीद है कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जबकि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड। इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि रदरफोर्ड जो है एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के नाम से, पुरानी बुक में रदरफोर्ड के नाम से ये टॉपिक था, वो डिटेल टॉपिक था, जबकि इस बुक में उन्होंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया है कि इस बुक में थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपके सामने जितना शो हो रहा है सिर्फ यही है, जबकि पुरानी बुक में उसकी ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, उसकी लिमिटेशन, हर चीज को डिटेल में डिस्कस किया गया था। तो मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी, थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटली डायग्राम के थ्रू भी आपके साथ इसको शेयर करूंगी। देखिए ये आपके सामने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में इसको डिस्कवर किया था। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या किया था कि ये जो है गोल्ड फॉइल प्लेट उसने ली थी, गोल्ड फॉइल प्लेट ली थी ये, और उसने क्या किया था, इसके ऊपर रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू, अगर आप यहाँ पे शो करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे इसने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था। रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू ये इसने अल्फा पार्टिकल को इनकी बम्बार्डमेंट करवाई। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं सारे, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड फॉइल प्लेट पे, और ये बहुत थिन प्लेट थी। इसकी थिकनेस 0.00001 कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस थी, काफी मतलब कि ये थिन था। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, तो इससे क्या हुआ कि इसने गोल्ड फॉइल प्लेट में से उसने नोटिस किया कि जो मोस्टली पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल, वो सीधे गुजर गए हैं, मतलब कि गोल्ड फॉइल प्लेट से सीधे ही गुजर गए हैं। बस कुछ वेरी फ्यू पार्टिकल्स हैं कि जो उससे टकराकर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, और उससे भी वेरी फ्यू, मतलब वेरी फ्यू पार्टिकल्स थे कि जो टकराकर बाउंस बैक हुए। तो उसने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि जो एटम है मोस्टली एम्प्टी है। ऑब्वियसली एटम एम्प्टी है, देन ही क्या हुआ है कि इसमें से सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो गुजर गए हैं, से सीधा मूव कर गए हैं, और कुछ पार्टिकल्स जब डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ से उसने अंदाजा लगाया कि उसके मिड में कोई हार्ड चीज मौजूद है,
जिसके पास से वो अल्फा पार्टिकल्स गुजरे हैं तो वो थोड़ा सा टकराए हैं उसके साथ, उसने अपनी डायरेक्शन को क्या किया है, चेंज कर लिया। और जो कुछ पार्टिकल्स, बहुत वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल्स जो बाउंस बैक हुए थे, इससे भी उसने यही अंदाजा लगाया कि उसके मिड में कोई हार्ड चीज है जिससे वो टकरा कर बाउंस बैक हुए हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा एटम क्या है, एम्प्टी है। ये उसने इस चीज का अंदाजा लगाया, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। ये उसने रिजल्ट निकाला कि ऑलमोस्ट ऑल द एटम इज एम्प्टी, और वेरी फ्यू पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करते हैं एंड वेरी वेरी फ्यू पार्टिकल जो हैं वो बाउंस बैक होते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। जो मिड वाली चीज थी वो न्यूक्लियस ही थी, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे कि हम सब जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें मौजूद होते हैं। इसी वजह से क्या था कि कुछ पार्टिकल्स अपने अपनी डायरेक्शन चेंज किए और कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हो गए। जो उसके ऊपर और नीचे से मूव कर रहे थे वो सारे के सारे पास आउट हो रहे थे। तो यही इसने यहाँ पे डिस्कस किया है। लेकिन लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 provided answer to this question. He carried a remarkable experiment in which he hit a special type of particles. वेरी थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने पार्टिकल्स को हिट करवाया और उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि दैट एन एटम हैज टू पोर्शन, एटम के टू पोर्शन है, अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन, एक उसके सेंटर में टाइनी पोर्शन है, विच ही कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और उसके बाद रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग, जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है, उसको उसने न्यूक्लियर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का नाम दिया कि जो कि एम्प्टी स्पेस है सारी की सारी। इट इज ऑल्सो डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस। उसने ये भी अंदाजा लगाया कि सारा का सारा मास उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। ये हम जानते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मौजूद होते हैं। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था, लॉर्ड रदरफोर्ड का न्यूक्लियस इसी तरह से डिस्कवर हुआ था। इसके कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट सेंट्रल पोर्शन का न्यूक्लियस, सेंट्रल पोर्शन को उसके न्यूक्लियस का नाम दे दिया और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते थे। और एरिया जो उसके, जैसे कि मैंने भी बताया, जो उसके एरिया राउंड में था वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन था। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट ऑलमोस्ट ऑल द एटम इज एम्प्टी, ऑलमोस्ट ऑल द एटम इज एम्प्टी बट सेंट्रल पोर्शन हैव न्यूक्लियस, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंड हो गया होगा इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू। आप इस डायग्राम को यूज भी कर सकते हैं, एग्जाम में इसको इजीली बना सकते हैं। इस डायग्राम को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपको इससे रिलेटेड भी एक एनिमेशन स्क्रीन पर आपको एक वीडियो शो होगी जिससे आप, इसमें आपको वो ये सारा एक्सपेरिमेंटली गोल्ड फॉइल पर ये रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करके दिखाएगा और आपको ये शो होगा कि किस तरह से सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल से वो स्ट्रेट मूव कर गए और वेरी फ्यू किस तरह डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और किस तरह से जो है कि एक आधा जो पार्टिकल होगा वेरी वेरी फ्यू जो होंगे वो क्या होंगे, बाउंस बैक होंगे। तो उस वीडियो के थ्रू आपको सारा अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर वीडियो शो हो रही है, उससे आपको सारा अंडरस्टैंड होगा। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट